नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है, हमारी एक टेस्ट श्रृंखला हम लोगों ने शुरू कर रखी है और प्रयास किया जा रहा है कि उसमें अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है मैं लेकर उपलब्ध रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री मैं आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो उसी कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र का टेस्ट संख्या 3। पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, और अभी हम टेस्ट 3 करने जा रहे हैं। हिंदी का विद्यार्थी चाहे वो किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहा हो, हिंदी का जो विद्यार्थी चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह नेट की तैयारी कर रहा हो, सेट की तैयारी कर रहा हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में अगर वह तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह एक प्रकार का जो ये टेस्ट सीरीज है, हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अलावा सर्व प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास की एक टेस्ट सीरीज। सर्व प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत क्या आएंगे, उसमें हम सभी इतिहासकारों के जो साहित्यकार हैं उन सब के प्रश्नों को संकलित करके उसके टेस्ट आपसे लेंगे। तो चलो चलते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र की टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं आपको ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो काल विभाजन किया है वह बताना चाहूँगा आपको शुरुआत में। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन क्या है। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन मुझे लग रहा है दिख रहा होगा साफ, ये ठीक है। उस तरह से वैसे भी करवाया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, टाइप करवा लिया ताकि पीपीटी बनवा ली, ताकि समय की बचत की जा सके। काल विभाजन की बात करते हैं तो काल विभाजन में पहले जो है डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 4 भागों में बांटा है। कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने माना है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। क्या माना है उन्होंने? 7वीं शती के मध्य से 7वीं शती से लेकर 14वीं शती के मध्य तक। भक्तिकाल को उन्होंने क्या माना है? 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल को उन्होंने क्या माना है? 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं शती के मध्य से अब तक माना है। आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक माना है। ये इस प्रकार का काल विभाजन पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है वो पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि मध्य तक की बात क्यों करते हैं। जब डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, वैसे डॉक्टर नगेंद्र नहीं कह सकते हम, लेकिन ये भूमिका आदिकाल है। जो आदिकाल जो है वो किसका लिखा हुआ है? आदिकाल की हम बात करते हैं तो 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। आदिकाल की हम बात करते हैं तो जैसे, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसे राम गोपाल शर्मा दिनेश, मेरे दिमाग से निकल गया था, राम गोपाल शर्मा दिनेश जो है उन्होंने आदिकाल का संपादन किया। तो हम कह सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ, या प्रमाणिक रूप से हम जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है वह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी संपूर्ण जानकारी जो प्रमाणिक जो पुस्तकों में है वही प्राप्त होगी। तो ये क्या कह रहे हैं उसके अंदर, राम गोपाल शर्मा दिनेश जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में? वो कहना चाह रहे हैं कि मध्य का मतलब ये है कि कोई भी जो काल होता है उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हाँ भी 1050 से लेकर 1375, अब 1375 से लेकर, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है 1375 से लेकर 1700, कहने तात्पर्य कि 1050 से 1375 तक तो एक अलग प्रवृत्तियां चल रही थी, एक अलग विशेषताएं थी, एक अलग काल था, और अचानक से 1375 से अचानक भक्ति काल आ जाता है तो अचानक से विशेषताएं बदल जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रवृत्तियों को बदलने में या किसी प्रवृत्ति को बदलने में कम से कम 50 साल का समय लग जाता है। तो उन्होंने इसको मध्य माना, शती के मध्य, 7वीं शती के मध्य मतलब 650 से लेकर, ठीक है ना, 7 के मध्य, और 14वीं शती मतलब 1300 से लेके 1400 के मध्य का जो काल 50 साल का, तो कम से कम 50 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने मध्य जो शब्द है वो प्रयोग किया है। फिर जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल को उन्होंने अलग आगे भागों में बांट दिए हैं। आधुनिक काल को उन्होंने कितने भागों में बांटा है? आधुनिक काल को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग का नाम दिया उन्होंने पुनर्जागरण काल। पहले भाग का नाम क्या दिया? पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु काल बोलते हैं। उसकी उन्होंने समय सीमा मानी है 1857 से लेकर
1900 ईस्वी तक, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी है। दूसरा जो द्विवेदी युग है उसको उन्होंने नाम दिया जागरण सुधार काल। अब इस पर ये इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु युग है उसको पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है, या डॉक्टर नगेंद्र ने जो भारतेंदु काल है उसको क्या नाम दिया है, ठीक है ना, इस तरह से, या पुनर्जागरण काल किसके द्वारा नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल के लिए 1857 से 19 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल के लिए 1900 से लेके 1918 ईस्वी से मैक्सिमम मानी है। उसके बाद के काल है छायावाद काल। छायावाद काल को वो मानते हैं 1918 से 1938 ईस्वी। हम लोग उसको 36 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक के काल को छायावाद के अंतर्गत लिया है। अब छायावादोत्तर काल, आगे के काल को उन्होंने मान लिया छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल के अंदर इसको दो भागों में बांटा, क और ख। क के अंदर प्रगति प्रयोग काल और ख में नवलेखन काल। तो हम कह सकते हैं कि 1953 के बाद का जो काल है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है, तो उसको नाम दिया नवलेखन काल। ये इसी तरह की पीडीएफ आपको प्राप्त भी हो जाएगी, और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कम छोटे शब्दों में और एक पेज पर अधिक से अधिक प्रश्न आ सके। पहले मैंने काफ़ी पीडीएफ देखी है जिसमें विद्यार्थी निकलवाते हुए भी डरता रहता है, क्योंकि एक ही पेज पर एक या दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न, 3 प्रश्न बस इस तरह से रहते हैं। तो बहुत बड़ी एक ही टेस्ट की जो पीडीएफ हो जाती है वो 20-20, 30-30, 40-40 पेज की पीडीएफ हो जाती है। तो उस तरह से नहीं, मैं आपको छोटी पीडीएफ उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा और पूरा विस्तार से प्रत्येक वाक्य की। प्रगति प्रयोग काल की बात करते हैं तो 1938 से लेके 53 तक का जो काल है वो प्रगति प्रयोग काल की नाम लेते हैं। चलो चलते हैं। मैं लगभग कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को जो उपलब्ध हो वो टेस्ट जानकारी जो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से करवाने की कोशिश करूंगा। ये जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हिंदी साहित्य का डॉक्टर नगेंद्र का जो पहला टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट चलते रहेंगे। जो पहला टेस्ट है वो 1 से 20 प्रश्न रहेंगे, दूसरे में 20 से 40 और तीसरे में 41 से 60। तो ये तीसरा है, इसमें 41 से लेकर 60 प्रश्न जो है उनके बारे में प्रश्नोत्तर बनाए गए। तो पहला ही प्रश्न हमारा क्या है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कहने वाले प्रथम विद्वान जो है वो कौन थे। तो आप बता सकते हैं ए, बै, है या द। बड़ा ही आसान सा ही प्रश्न है, और पुरानी हिंदी का जब नाम आता है तो एक विद्वान का नाम आ जाता है, और वो विद्वान है हमारे सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ज़्यादा समय मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा समय में ज़्यादा फिर अपने उस तरह से नहीं है। अगर फिर भी कोई हो तो कमेंट में लिख सकते हैं समय वगैरह के बारे में, जैसे पीछे विद्यार्थी पेन वगैरह के बारे में लिख रहे थे। और थोड़ा बहुत पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है, लेकिन 100% आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त होगी। उत्तर अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, यह कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा विशेष बता देना चाहता हूं। किसके बारे में? अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश के बारे में क्या विशेष है और विशेष क्या है अभी देख लेते हैं। विशेष, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवटकाया। किसने? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। किसने? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है, और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते हैं, जिसे कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते हैं, वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है, तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। तो ये जो है इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनमें और जो अपभ्रंश की रचनाएं उनमें स्पष्ट विरोध नजर आता है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं और अपभ्रंश की रचनाएं जो है उनमें स्पष्ट विरोध नजर आता है। इसलिए जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं उसको ही पुरानी हिंदी कहा गया है और उसको ही अवट कहा गया है। लेकिन अवट नाम से हम उसके लिए कोई बड़ा अलग से नाम खड़ा करें या आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको आदिकाल की हिंदी साहित्य की रचनाओं में अपने निश्चित रूप से स्थान दे सकते हैं। यही डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास कह रहे हैं। और उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें
तो फिर हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना और गौर लगाकर सुन लेना, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। जड़ और तने से, जड़ और तने से कटा हुआ वृक्ष मतलब ऊपरी ऊपरी खाली जो पत्तियां हैं, जो डालियां, वो रह जाएंगी, जड़ और तना तो उसका कट ही जाएगा। तो ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हम सिद्धनाथ साहित्य, सिद्धों के और नाथों के साहित्य को जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग करने का प्रयास किया था, तो वैसे इसको अलग नहीं करना है। इसी बात को किन्होंने कहा था, इसी बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था कि अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को अगर हिंदी के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो हमें भक्ति काल की जो परंपरा है उससे हाथ धोना पड़ेगा, या भक्ति काल की जो अथाह सामग्री है, हमारा जो स्वर्ण युग है, उससे हमें हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सिद्धनाथ जो है वो धार्मिक साहित्य है, तो धार्मिक साहित्य के रूप में उसे हिंदी साहित्य से अलग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि उसे हिंदी साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसे हिंदी साहित्य से अलग करते हैं तो हमें फिर भक्ति काल से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये लिखा हुआ है, तो आप गौर कर ले, बहुत ही अच्छी बात है, भविष्य में ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा मानी है। प्रगति काल, हम नॉर्मली जो अपने विभाजन करते हैं उसके अंदर हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को अलग अलग लेते हैं। प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1936 से लेकर 1943 तक। 1943 में तार सप्तक आ गया था, उसकी वजह से 1943 से लेकर 1953 तक का जो काल है वो प्रयोगवाद माना जाता है। 1943 में आगे थे अपना तार सप्तक लेकर, तो उसकी वजह से 1943 से 1953 तक का, और 1953 या 54 भी कुछ जगह आ जाता है, और 1954 से जो है वो आ जाता है नई कविता का। क्या आ जाता है? नई कविता का। ये जो है सर्वसम्मति वाला जो है विभाजन है, काल विभाजन। और जो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य में इतिहास में दिया है वो दिया है 1938 से 1953 ईस्वी, और 1953 के बाद का जो काल है उसको संज्ञा दी गई है नवलेखन काल। नवलेखन की जो संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में दी गई है, आप नोट कर लेना थोड़ा। क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहेंगे, टफ मतलब जो बताना चाहूँगा उसका सर्वसम्मति से जो निर्णय लेना वो थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख किनका है? हिंदी के प्राचीन कवि और लेख कविताएं, उनकी कविताएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख किनका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख जो है वो किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख किनका है? राहुल सांकृत्यायन का है। डॉक्टर शिवशय सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर शिवशय सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए बैस है या द? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, तो किसने माना है? पुष्य या पुंड को? पुष्य या पुंड को? डॉक्टर शिवशय सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को। सरयपाद को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, सरयपाद को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। सरयपाद का समय क्या माना जाता है? 769 ईस्वी माना जाता है। गोरखनाथ को किसने माना है? गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने माना है। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु किसको मानते हैं? गोरखनाथ को पहला कवि मानते हैं। शालीभद्र सूरी को कौन मानता है? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। क्या है इसका काल? 1184 ईस्वी। कौन सी प्रथम रचना मानते हैं? इनकी प्रथम रचना जो है शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली राज को प्रथम रचना मानते हैं। चलो आगे चलते हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मैं पहले बता चुका हूं, तो सरयपाद को माना है। किसको माना है? सरयपाद को माना है। सरयपाद को सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरयपाद को सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? किसने माना है? किसने माना है? तो किसने माना है? ए बैस है या फिर द? सरयपाद को सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरयपाद को
सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने ही माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब हम कहेंगे तो राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने सरयपाद को माना है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन का अपना मत आ जाता है, और डॉक्टर नगेंद्र, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जो लिख रहे हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो किसको मानते हैं? सरयपाद को। सभी दृष्टियों से, सभी दृष्टियों की बात आएगी तो सरयपाद आएगा। वैसे सरयपाद को मानने वाले प्रमुख रूप से कौन आएंगे? राहुल सांकृत्यायन आएंगे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है बताते हैं कि सभी दृष्टियों से अगर हम किसी को मान सकते हैं तो वो मान सकते हैं इसको, सरयपाद को। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या, हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। प्रथम की जो बात आती है, प्रथम के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बारे में राहुल सांकृत्यायन, प्रथम कवि का मैं थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ, आसान सी बातें। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरयपाद को। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर शिव सेंगर ने किसको माना है? पुष्य या पुंड को। मिश्र बंधुओं ने किसको माना है? गोरखनाथ को। रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को। बच्चन सिंह ने किसको माना है? विद्यापति को। नोट कर लेना, ये कुछ नाम होते हैं जो कम आते हैं। बच्चन सिंह ने किसको माना है? विद्यापति को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुंज कवि को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? राजा मुंज को। नोट कर लेना, कभी कभी आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने योगिंदु मुनि को, योगिंदु मुनि को, या योगेंद्र मुनि है, योगिंदु मुनि आ जाता है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने, नोट कर लेना, अलग है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ने किसको माना है? सरयपा को। अब रामगोपाल शर्मा दिनेश ये कौन है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में जो आदिकाल का चित्रण है, जो आदिकाल को लिखने वाले हैं, वो डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को जो लिखने वाले हैं वो है डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश। आप ध्यान रख लें। सर्वसम्मति से किसे माना जाता है? सर्वसम्मति से सरयपा को। और सर्वसम्मति से मैं पहले बता चुका हूँ रचना किसको माना जाता है? श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन थे? देवसेन थे। कब की थी इसकी रचना? 933 ईस्वी में थी। सामने है प्रश्न संख्या 7। क्या है प्रश्न संख्या 7? घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजो करई परम महासुह एकु कण दुरई अशेष हरई। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? ऐसे जब कथन आए तो इस प्रकार के कथन जो होते हैं वो ज़्यादा याद तो हमें रहते नहीं है, लेकिन घोर अंधारे चंद्रमणि, इतना सा याद रखो, घोर अंधारे चंद्रमणि, इतना सा याद रख लीजिए। घोर अंधारे चंद्रमणि की बात कौन करते हैं? ए बैस है या द कौन करते हैं? घोर अंधारे की बात करते हैं। घोर अंधारे की कौन बात करता है? तो घोर अंधारा जो, जिसको अंधकार काल, कमल कुल श्रेष्ठ ने जिस काल को अंधकार काल भी कहा था। किस काल को? आदिकाल का जो नाम है कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल भी नाम दिया था, मतलब घोर अंधेरों। और घोर अंधेरा में कौन थे? अपने सरयपा। सबसे पहले कौन आते हैं? जब घोर अंधेरा था हिंदी साहित्य के इतिहास में तो सबसे पहले कौन आते हैं? सरयपा का नाम आता है हमारे सामने। तो सबसे पहले अपने घोर अंधेरे की बात करेंगे तो सरयपा को उससे जोड़ देंगे, क्योंकि जब सरयपा आए थे तब हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो घोर अंधेरे के अंदर ही था। और उसके बाद चंद्रमणि के रूप में कौन आए? सरयपा आए, और वहाँ से हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वसम्मति से हम पहला कवि किसको मानते हैं? सरयपाद को मानते हैं। तो यही कर लो कि चंद्रमणि के रूप में घोर अंधेरे के अंदर ये आए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और दूसरी जो इसकी एक पंक्ति और है जो महत्वपूर्ण है कि पंडिय सहल संत बखानी, पंडिय सहल संत बखानी देही रुद्र बसंत न जाने, सरयपा की है ये पंडिय सहल। इसको भी आप इतना याद रख सकते हैं, पंडिय सहल। केवल पंडिय सहल आप रखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। केवल पंडिय सहल इतना याद रख लीजिए, क्योंकि और किसी ने पंडिय सहल नहीं बोला होगा। और कौन है पंडिय सहल बोलने वाले? सरयपा है। पंडिय सहल बोलने वाले कौन है आपके सामने? सरयपा है। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8 देख सकते हैं। उपनु एक केवल नाण तव विरही नृसहे शिव ए आवियु ए भरऊ नरिंदु शिव अवधापुरी ए। उपयुक्त कथन किस कवि का माना है? तो उपयुक्त कथन किस कवि का माना गया है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? उपनु ए केवल, इतना सा याद रखने की कोशिश करना आप। उपनु ए, उपनु को किससे जोड़ सकते हो? उपनु ए केवल नाण या अवधापुरी, अवधापुरी
पुरी, ऐसे कोई एक दो नाम निकाल कर आप बाहर रख लें और उससे उसको जोड़ लें। अगर ये अच्छा लगे तो ये रख लें, नहीं तो अपनी तरफ से कोई भी छोटी मोटी चीज़ बना ले तो वो आसान रहता है। सरयपाद, शालीभद्र सूरी, पुष्पदंत, जिन धर्मसूरी, ठीक है ना। अवधापुरी और शालीभद्र सूरी, अवधापुरी और शालीभद्र सूरी। अवधापुरी भरतेश्वर बाहुबली रास, अवधापुरी भरतेश्वर बाहु, शालीभद्र सूरी की जो रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, उस भरतेश्वर बाहुबली रास में भरत के राज्य के बारे में भी बताया गया। तो उसी तो अवधापुरी के बारे में, उसको भरत को अवधपुरी से आप जोड़कर भरतेश्वर बाहुबली रास को इस तरह से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इनकी एक और पंक्ति भी है, तय जिय याही पहिए, ये शायद पहिए है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पहिए नहीं है, पहिए, ठीक है। तम जिय पहिए पिखे, वीणु पिए उकजीरिय, मंथर गए सरलाईवी उतावली चलिए। तो ये किसकी है? शालीभद्र सूरी की है। किसकी है? शालीभद्र सूरी की। किससे जोड़ोगे? तय जिय पहिए, तम जिय पहिए, तम जिय पहिए जोड़कर शालीभद्र सूरी से इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और इतना भी मुश्किल नहीं होता, अगर आप बार बार पढ़ते रहते हैं ना तो वो अपने आप याद रहने लग जाता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो है जितनी आपके पास सामग्री है उसको एकत्रित कीजिए और उसको बार बार पढ़िए, बार बार। कोई भी जो सामग्री है इकट्ठा करते रहिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, लेकिन समय का डिवाइडेशन कर लीजिए। समय का डिवाइडेशन आपने क्या करना है? समय को इस तरीके से करना है कि एक तो आपके पास जो सामग्री है पाठ्यक्रम के अनुसार और उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका जो जिस लेवल की आप परीक्षा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कहीं हम सोचें कि ले सामग्री तो एक छोटी सी पासबुक में ही आ जाती है, छोटी सी गाइड में पूरी सामग्री आ जाती है, और हम सोचें कि यहाँ गाइड ठीक है, पूरी सामग्री है, इसको यहाँ इस तरह से नहीं। कहने से तात्पर्य परीक्षा का लेवल देखना, आपने किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा के लेवल के अनुसार आप अपनी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए और फिर उस सामग्री को बार बार पढ़िए। एक तो टाइम ये रखिए, और दूसरा जो समय है वो समय क्या रखना है? वो समय ये रखना है कि नया कुछ पढ़ते रहिए साथ साथ में। तो कुछ चीज़ों पर, कुछ बिंदुओं पर नया पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और नया भी इतना भी नया नहीं पढ़े, जो आपके पास सामग्री उसी में से। और लेकिन एक आप ये रूटीन जरूर रखिए कि जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ते रहिए, उसको छोड़ ही नहीं। ऐसा नहीं कि नया पढ़ते जाओ पुराना भूल गए, नया पढ़ते जाओ पुराना, ऐसा नहीं रखना। ये समय का विभाजन आपने जरूर करना है, और उस समय में ये रखना है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट जरूर करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा ही आपको फायदे में रहेगा, क्योंकि वो चीज़ क्लियर हो जाती है, उससे दूसरी चीज़ें भी, ना पढ़ी हुई चीज़ें भी आपके क्लियर। कहने से तात्पर्य आज मैंने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो मैं देखते ही कह दूंगा कि हाँ ये तो नहीं है, इसमें तो ये था, और जो बचा हुआ है वही हो सकता है। उसको चाहे मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं उसको अगर उसका निशान लगाऊंगा तो वो उत्तर मेरा सही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जह मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, जह मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, ताही वट चित विषाम करूं सरे कयु उवेश। अब देखो क्या था? जह मन पवन न संचरई। अब इसी चीज को याद रख लेना, जह मन पवन न संचरई, जह मन पवन न संचरई, जह मन पवन न संचरई। अब जहां मन पवन न संचरई, जहां पवन भी नहीं संचरई, कहने का मतलब वहां घोर अंधेरा है, ठीक है ना, घोर अंधारा है वहां पर। अब घोर रवि शशि ना प्रवेश, रवि और शशि का जहां प्रवेश नहीं है, जहां रवि और शशि का प्रवेश नहीं है वहां क्या है? घोर अंधेरा है। और जहां घोर अंधेरा है वहां कौन है? सरयपाद है। जहां घोर अंधेरा है वहां कौन है? सरयपाद है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सरयपाद रहेगा, ठीक है ना। क्या है? जह मन पवन न संचरे रवि शशि नहा प्रवेश, रवि और शशि का भी जहां प्रवेश नहीं है तो वहां क्या है? घोर अंधेरा है। और जहां घोर अंधेरा है वहां कौन है? सरयपाद। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सरयपाद घोर अंधेरे की जहां बात होगी वहां। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, पंडित सैल संत बखाने, ये पहले हो गया। अब सबसे पहले आने वाले तो पंडित वही होंगे, तो तीन आपको याद होगी। एक तो घोर अंधारे वाली किसकी है? सरयपाद की है। आराम से घोर अंधारे वाली जहां भी पंक्ति आएगी किसकी होगी? सरयपाद की। फिर जहां रवि शशि भी प्रवेश, शशि रवि या रवि शशि भी प्रवेश नहीं कर सकते तो वहां क्या होगा? घोर अंधेरा, वो भी कौन है? सरयपाद है। और सरयपाद सबसे पहले आ रहे हैं तो सबसे बड़े पंडित कौन है? पंडित भी वही है। तो ये पंडित सैल संत बखाने की, पंडित संत सारे बखानते हैं कि सबसे बड़ा पंडित भैया सरयपाद ही है। तो ये तीनों की तीनों जो पंक्तियां मैंने अभी आपको याद करा दी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब ये भूलोगे आप। बाकी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा याद। हम आपके साथ हैं, पूरी कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य बस आप एक छोटा सा काम करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, फिर और कोशिश करते रहेंगे। थोड़ी अगर आपके कोई सलाह वगैरह हो, आपको ऐसा लगे कि इसमें और सुधार किया जा सकता है तो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं।
तो उसमें कोशिश रहेगी करने की। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसे माना गया है? काल विभाजन करने वाले, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार, क्या करने वाले? काल विभाजन करने वाले। क्या करने वाले? काल विभाजन करने वाले। मैं इस पर विस्तार से बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अपने जो सबसे पहले कौन सा इतिहास आया था? गारसा दत्तासी का आया था, हिंदी साहित्य के इतिहास। इस पर पहले टेस्ट में मैं पहले ही विस्तार से, फिर कुछ दूसरे में कर चुका हूं, तो ज़्यादा इस पर विस्तार से हम बार बार बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता दें, पहला जो इतिहास था वो गारसा दत्तासी का था, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला जो उसके 2 संस्करण निकले थे, पहला संस्करण था उसके 2 भाग थे, 1839 और 1847 में, और दूसरा जो संस्करण था वो 1871 में निकला था, वो 3 खंडों में था। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं तजकीरा सुअराई हिंदी भी आ जाती है, या शिव सेंगर भी आ जाते हैं, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1883 में था। तो ना तो गारसा दत्तासी ने काल विभाजन का प्रयास किया था, और न ही काल विभाजन का प्रयास शिव सेंगर ने किया था। ठीक है ना, पहला जो काल विभाजन का प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। चलो चलते हैं, किसने किया था? अच्छा, उत्तर बताया नहीं कि मैंने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने किया था काल विभाजन का प्रयास? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। क्या नाम था इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम था। राहुल सांकरत्यान ने सरयपाद का समय माना है। मैं पहले बता चुका हूँ, राहुल सांकरत्यान ने सरयपाद का समय क्या माना है? ए, बै, से या द। आप बता सकते हो ए, बै, से या फिर द। तो क्या माना है राहुल सांकरत्यान ने? सरयपाद का समय माना है 769 ईस्वी। क्या माना है राहुल सांकरत्यान का समय? 769 ईस्वी माना है। चलो आगे चलते हैं। लोक साहित्य लिखने वाले राहुल सांकरत्यान। अब इसमें लिखा है कि विनयतोष भट्टाचार्य जो थे उन्होंने 633 ईस्वी माना है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी माना है राहुल सांकरत्यान का। थोड़ा सा रख लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि प्रथम बार किस साहित्य ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है? किस चीज का ध्यान रखा गया है? कालक्रम का। प्रथम बार किस साहित्यिक ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है? ठीक है, किस में रखा गया है? ए, बै, से या फिर द। आपके सामने है, आप बता सकते हो। ठीक है ना, प्रथम बार किस साहित्यिक ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द किस में रखा गया है? आप देख सकते हो। तो उत्तर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप द, तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी, तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी में कालक्रम का ध्यान रखा गया है। तो अभी ये किसकी बात चल रही है? कालक्रम की। कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी में मौलवी करीमुद्दीन ने कालक्रम का ध्यान रखा था, लेकिन इन्होंने कालखंडों में, हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित नहीं किया था। किसमें? कालखंडों में विभाजित नहीं किया था। कालखंडों में पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूं, कालखंडों में विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कालखंडों की बात करें तो सबसे पहले किसने विभाजन किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अभी हम इसमें क्या है कि कोशिश थोड़े बहुत अन्य तथ्य भी मैं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें सामग्री मैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की रखूँगा, क्योंकि अपने ये जो सामग्री है इसी चीज़ को मैं बार बार नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में विस्तार से हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी विस्तार से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि जब नगेंद्र पढ़ेंगे आदिकाल तब भी वही बात चलेगी, और फिर बचा कुचा हम आचार्य शुक्ल में पढ़ लेंगे, और फिर उससे भी जो प्रमाणिक सामग्री या सर्वसम्मति से जो सामग्री है वो हम जो आदिकाल रहेगा जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसमें पढ़ लेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा जो है जो जितनी भी जानकारी है वो सारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। विशेष तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तजकीरा सुअरा ई हिंदी में नामक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। ठीक है, काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही है, इसलिए आप तसल्ली रखिए। कवि स्वयंभू कहाँ के निवासी थे? कवि स्वयंभू जो है वो कहाँ के निवासी थे? प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं और उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, कवि स्वयंभू, स्वयंभू जो है जैन थे। ठीक है ना, और ए, बै, से या फिर द, तो कहाँ के निवासी थे कवि स्वयंभू? कवि स्वयंभू का उत्तर है द, कर्नाटक के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे कवि स्वयंभू? कर्नाटक के निवासी थे। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। कवि स्वयंभू जो है
उनका जो काल माना जाता है वो कौन सा काल माना जाता है? 783 ईस्वी या 8वीं शती माना जाता है। कौन सी शती माना जाता है? 8वीं शती या 783 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी? ये सभी रचनाएं जो किसकी है? कवि स्वयंभू की है, ठीक है ना। कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी रचना जो है वो अपूर्ण रह गई थी? अ, ब, स या फिर द आपके सामने है। सभी रचनाएं कवि स्वयंभू की है। तो इनमें से रिठ्ठेनेमी चरियु, स्वयंभू छंद, पौम चरियु या पंचमी चरियु, इनमें से कौन सी रचना जो है वो अपूर्ण रह गई थी? तो कौन सी रह गई थी? पौम चरियु जो है वो अपूर्ण रह गई थी। पौम चरियु जो है वो उनकी रचना अपूर्ण रह गई थी, जिसे उनके पुत्र जो है त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। किसने किया था? त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी 3 रचनाओं का नाम दिया गया है। कौन कौन सी है? पौम चरियु, स्वयंभू छंदो, रिठ्ठेमणि, रिठ्ठेनेमी चरियु। ये 3 रचनाओं का नाम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य में दिया गया है। उसके अलावा इनकी रचना 4 नंबर जो रचना है वो पंचमी चरियु है, और 5 नंबर जो रचना है वो नागकुमार चरित है। नागकुमार चरित है, ठीक है। पंचमी चरियु अन्य जगह मिल जाती है, नागकुमार हर जगह मिल जाती है पंचमी चरियु। नागकुमार चरित का जो वर्णन है वो बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा। हो सकता है अन्य भी मिला हो, लेकिन मैंने बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है कि वहाँ इनकी एक एक्स्ट्रा रचना और दे रखी है, नागकुमार चरियु, तो वो आप देख सकते हैं। चलो स्वयंभू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वयंभू की जो रचनाएं हैं वो पौम चरियु, रिठ्ठेनेमी चरियु, स्वयंभू छंद, हरिवंश पुराण और पंचमी चरियु, ठीक है। ये सारी हरिवंश पुराण और पंचमी चरियु ये भी है। जो हरिवंश पुराण ये इनकी रचनाएं और मानी जाती है। पौम चरियु, रिठ्ठेनेमी चरियु, स्वयंभू छंद। 1 मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूं। अच्छा ठीक है, पीछे मैं एक रचना बता गया था आपको, जो नागकुमार चरियु बता गया था। नागकुमार चरियु नहीं है, इनकी हरिवंश पुराणी है 5 नंबर। और नागकुमार चरियु जो रचना है, ये पंचमी जो चरियु रचना है, यही रचना किसने मानी थी? बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मानी है। पंचमी चरियु जो रचना है वो बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मानी है। दिमाग से निकल गया था मेरे। स्वयंभू की रचना पौम चरियु, रिठ्ठेनेमी चरियु, स्वयंभू छंद, हरिवंश पुराण और पंचमी चरियु। स्वयंभू के बारे में क्या है? स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा है? कुकवि कहा है, ठीक है। और ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। इसके अलावा ये आदिकाल के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। आदिकाल के वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर भियाणी व भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। किसने? डॉक्टर भियाणी व भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को कवि कुल तिलक, ये उपाधियां उन्होंने खुद को दी थी। कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय, ये उपाधियां उन्होंने खुद को दी थी। किसने? स्वयंभू ने स्वयं को कवि कुल तिलक भी कहा है, काव्य रत्नाकर भी कहा है, सरस्वती निलय भी कहा है, और उन्होंने कुकवि भी कहा है। किसने? स्वयंभू ने। पौम चरियु में जो पौम चरियु रचना है उसको जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसमें 5 कांड है। पौम चरियु का क्या है? उसको
पौमचर्यु को जैनी रामायण भी कहा जाता है और इसमें 5 कांड है। कितने कांड है? 5 कांड। पौमचर्यु में कितने कांड है? 5 कांड है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। पौमचर्यु में पदड़िया छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? पदड़िया छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग हुआ है। वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अच्छे से आप ध्यान कर ले, नोट कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न उठाए जाते हैं कि किस, तो ये जो नए प्रश्न रहते हैं, जो नई जानकारी रहती है, वो आप अच्छे से ध्यान लगा ले कि वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग किया गया है। नोट, नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश के कवि है उनकी रचनाएं। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है कि अपभ्रंश के कवि कौन से हैं और हिंदी के कवि कौन से हैं। तो इसमें कुछ जगह तो क्या है कि अपभ्रंश के कवि जो है वो अधिकतर, जो नगेंद्र ने माने, वो अधिकतर जैनी कवि है। तो जैन काव्य धारा की बात करते हैं हमें, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको हम प्रमुख रूप से किस किस में बांट लेते हैं? 6 भागों में बांट लेते हैं। 6 भाग कौन से हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल के? 6 भाग है। सबसे पहले हम मानते हैं सिद्ध साहित्य, उसके बाद हमारे पास नाथ साहित्य आ जाता है। नाथ साहित्य के बाद हमारे पास आ जाता है रासु साहित्य, और सबसे पहले सिद्ध साहित्य, फिर आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद हमारे पास आता है जैन साहित्य। जैन के बाद हमारे पास आता है रासु साहित्य। रासु साहित्य के बाद हमारे पास आता है लौकिक साहित्य, और लौकिक के बाद हमारे पास आ जाता है गद्य साहित्य। ये 6 भाग जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रमुख रूप से माने जाते हैं। और जो जैन साहित्य है उसके अंदर ये जो अपभ्रंश के रचनाकार है उनको अधिकतर जो साहित्य है के इतिहास है उनको वही स्थान दे दिए जाते हैं, क्योंकि इनको भी हिंदी का ही माना जाता है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, नगेंद्र ने अपभ्रंश के कवि व उनकी रचनाओं को अलग माना है। तो कौन कौन से कवि जो है जिनको अपभ्रंश का भी माना जा सकता है? अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश का कवि इनमें से कौन सा है, तो कहने तात्पर्य कि वो प्रश्न हो सकता है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास उठाया गया हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश के कवि व उनकी रचनाएं, क्योंकि उन्होंने कवियों को, रचनाओं को भी वहां दे रखा है। तो आप देख सकते हैं स्वयंभू क्या है? अपभ्रंश के कवि है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनकी रचनाएं पौमचर्यु, रिठ्ठे अणेमीचर्यु, रिठ्ठे अणेमीचर्यु और स्वयंभू छंद, ये इनकी रचना है। 2 नंबर पर आता है पुष्पदंत। स्वयंभू कौन सी सदी के थे? 8वीं के। पुष्पदंत कौन से थे? 10वीं सदी के। पुष्पदंत का कौन है? महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहरी चर्यु। महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहरी चर्यु, ये इनकी रचना है। किसकी? पुष्पदंत की। महापुराण, अणय कुमार चर्यु, जसहरी चर्यु, ये इनकी रचनाएं हैं। अब महापुराण की बात करें तो महापुराण के बारे में आगे विस्तार से बता दें, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर धनपाल आता है। धनपाल की क्या रचना है? भविष्यत का। ये भविष्यत का लिखा हुआ है, इसको सही कर ले। क्या है? महापुराण की रचना क्या है? धनपाल की क्या रचना है? भविष्यत कहा। और धनपाल क्या है? अपभ्रंश के कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। फिर आता है अब्दुल रहमान संदेश राशक, जिंदत सूरी उपदेश रसायन रास, जोइंदू परमात्म प्रकाश, राम सिंह पाहुड़ दोहा। राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो ये जो कवि हैं, कितने कवि हो गए? कुल है 7 कवि। ये 7 कवि जो है ये अपभ्रंश के माने हैं। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन कौन से? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जोइंदू और राम सिंह। और इनकी ये रचनाएं जो है वो अपभ्रंश के अंतर्गत इन्होंने मानी है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। क्या है प्रश्न संख्या 15? प्रश्न संख्या 15 है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के माने जाते हैं? ये मैं भी अभी बता चुका हूं, ठीक है ना। पुष्पदंत किस शताब्दी के माने जाते हैं? ए, बै, स या द, तो किस शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के माने जाते हैं? 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनकी रचना जो है महापुराण बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पुष्पदंत की, जिसे आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 भागों में बांटा गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण। जो आदि पुराण है उसमें 23 तीर्थकर और ऋषभदेव और 23 तीर्थंकरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। और जो उत्तर पुराण है उसके अंदर रामायण और हरिवंश पुराण या महाभारत कह सकते हैं। रामायण और हरिवंश पुराण के बारे में उसके अंदर बताया गया है। तो उत्तर आदि पुराण और उत्तर पुराण, इस तरह से 2 भागों में बांटा गया। किसको? महापुराण को। पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत 10वीं शती के थे। इनके बारे में और देख लेते हैं। पुष्पदंत प्रारंभ में शैव थे, किंतु अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर ये क्या बन गए थे? जैनी हो गए थे। पुष्पदंत पहले तो शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर ये जैन हो गए थे। और जो इनकी महापुराण है
उसमें 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन है। कितने? 63। कितने महापुरुषों का? 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का, 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन है। प्रसंगवश महापुराण में राम कथा का भी वर्णन है। अब महापुराण जो है वो 102 संधियों में लिखा गया है। कितनी संधियों में लिखा गया है? 102 संधियों में। अण्य कुमार चरियु जो है वो 9 संधियों में लिखा गया है। महापुराण कितनी संधियों में लिखा गया है? 102 संधियों में। और अण्य कुमार चरियु कितनी संधियों में लिखा गया है? 9 संधियों में लिखा गया है। जस हर चरियु 4 संधियों में लिखा गया है। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत जो है वो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु। ठीक है। अभी इसके अंदर हमने देखा कि जो महापुराण है इनकी रचना वो कितनी संधियों में? 102 संधियों में। ठीक है ना, महापुराण। और उसके बाद इनकी जो रचना है दूसरी कौन सी थी? अण्य कुमार चरियु। अण्य कुमार चरियु जो है वो 9 संधियों में है। तीसरी रचना इनकी जस हरि चरियु है वो 4 संधियों में है। ये भी आप याद रख लेना। और उसके अलावा पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति और व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का बहुभूति व व्यास भी कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का बहुभूति किसने कहा है? शिवशेष सेंगर ने। इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति व व्यास भी कहा जाता है। लेकिन अपभ्रंश का बहुभूति जो कहा है वो किसने कहा है? शिवशेष सेंगर ने कहा है। पुष्पदंत ने महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव, 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। किसके? आदि पुराण में, महापुराण के आदि पुराण खंड में। उत्तर पुराण खंड में रामायण और हरिवंश पुराण और हरिवंश पुराण महाभारत का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 क्या है? भविष्यत काल के रचनाकार है। भविष्यत काल के रचनाकार कौन है? बैस है तो धनपाल है। भविष्यत काल के रचनाकार कौन है? धनपाल है। प्रश्न संख्या 17 क्या है? प्रश्न संख्या 17 अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। तो अब क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने जो है रचनाओं को भी विभाजित किया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश मुक्त हिंदी रचनाएं, वो इस तरह से विभाजन किया है उन्होंने। अपभ्रंश आदिकाल की जो रचनाएं है ना, आदिकाल की रचनाओं को 2 भागों में उन्होंने बांटा है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश प्रभाव मुक्त हिंदी रचनाएं। तो इसमें अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना बैस है, देख सकते हो। राउलवेल जो है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। राउलवेल जो है वो अपभ्रंश प्रभावित जो है वो हिंदी रचना है। कौन सी? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? राउलवेल है। और उसके बाद आता है अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना। अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना की बात करें, बैस है और बैस है और तो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है वो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है। इसी को हम विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। विस्तार से आगे देखते हैं। इसको मैंने आदिकाल हिंदी साहित्य की रचनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाओं की बात करें तो इनकी संख्या 8 मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, आदिकाल की जो रचनाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कितनी है? 8 है। पहली है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो है वो सारा अपभ्रंश प्रभावित है। उसके बाद श्रावकाचार जो रचना है वो भी क्या है? अपभ्रंश प्रभावित है। नाथ साहित्य जो है वो भी अपभ्रंश प्रभावित है। राउलवेल रचना अपभ्रंश प्रभावित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अपभ्रंश प्रभावित है। भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित है। और हमीर रसो भी अपभ्रंश प्रभावित है। और वर्ण रत्नाकर भी अपभ्रंश प्रभावित है। तो ये रचनाएं जो है वो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं मानी जाती है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये तो दोनों आ जाते हैं पूरी तरह से अपभ्रंश प्रभावित। उसके बाद श्रावकाचार है, राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, हमीर रासो है, वर्ण रत्नाकर है। ये सभी रासों के अंदर आप याद रख लेना केवल एक हमीर रासो जो है वो अपभ्रंश प्रभावित है। बाकी जो 5 रासो है, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हुआ,
ठीक है ना। तो ये जो बाकी के जो रासो है वो सारे किस में आ जाते हैं, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त आ जाते हैं। अब अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त की हम बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, खुमान रासो, रासो के देख लेना, खुमान रासो आता है, बिसलदेव रासो आता है, पृथ्वीराज रासो आता है, परमाल रासो आता है। रासो की जब हम बात करते हैं तो खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त है। और अपभ्रंश प्रभावित की बात करें तो केवल हमीर रासो आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ढोला मारूरा दोहा, जय मेघ जस चंद्रिका, जय मेघ जस चंद्रिका, इसको आगे कर सकते हैं, जय चंद्र प्रकाश कर सकते हैं, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, ये सभी के सभी कुछ नाम है आप याद रख से हैं। खुसरो की पहेलियाँ होगी, जैसे 3 रासो हो गए तो, और 2 ये हो गए जयचंद वाले, ठीक है ना, जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ जस चंद्रिका, ये 2 ये हो गए। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। उपयुक्त रचनाओं में निम्न रचनाओं को एक और विभाजन किया उन्होंने कि उपयुक्त रचनाओं में निम्न रचनाओं को, रचनाओं की प्रमाणिकता संदिग्ध है। ऊपर जितनी भी रचनाएं उनमें से इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। एक तो हमीर रासों की, खुमान रासों की, बिसलदेव रासों की, पृथ्वीराज रासों की और परमाल रासों की। कहने से तात्पर्य है कि इन 5 की ही अब प्रमाणिकता संदिग्ध। अब पूछ लिया जाए अचानक से, कितना आसान सा प्रश्न है, एक बार पढ़ोगे कभी याद नहीं होएगा कि इनमें से किस रासो ग्रंथ की डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रमाणिकता संदिग्ध है, प्रमाणिकता संदिग्ध है। तो ये 5 जो रासो ग्रंथ है इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध बताइए किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। और उसमें से कौन से हैं, हमीर रासो एकमात्र ऐसी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। क्या है, अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। बाकी जो चारों हैं वो क्या है, बाकी चारों जो है वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है। लेकिन अप्रमाणिकता की प्रमाणिकता संदिग्धता की बात करते दिए आते हैं। और हमीर रासों की जब हम बात करते हैं हमीर से प्रभावित, तो इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि ये तो अभी अनुपलब्ध ही है, ये तो मिला ही नहीं है। हमीर रासो तो जो अपभ्रंश प्रभाव से प्रभावित जो है वो तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो हमीर रासो की अब ये 5 रासो आ गए। एक रासो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से आ गए। पृथ्वी हमीर रासो आ गया, खुमान रासो आ गया, बिसलदेव रासो, पृथ्वी रासो, परमाल रासो और एक रासो और है, मैं देख ही लेता हूँ। एक रासो और है जो दिमाग में नहीं आ रहा। ये 6 ही रासो प्रमुख रूप से हमारे माने जाते हैं। 6 रासो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। विजयपाल रासो, ठीक है जी, विजयपाल रासो जो है वो एक रह गया है जिसके बारे में यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने चित्रण नहीं किया। ये 6 रासो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। वे प्रमुख सिद्ध जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, वे प्रमुख सिद्ध जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, ए बै से या फिर द, वे प्रमुख सिद्ध जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। कौन थे, से। लुईपा जो थे वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। अब ये माना जाता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है और शायद इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी था, नहीं तो ऐसी किसी परीक्षा में शायद इस बार पूछा गया है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। तो ऊंचा स्थान की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का ही माना जाता है और प्रथम स्थान किसका माना जाता है, सरैपा का माना जाता है। अब सिद्धों की हम बात करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, बड़ी ही आसान है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इस ट्रिक में हम देख रहे हैं कवि का नाम, उसका जन्म, उसकी जाति, उसकी रचना की संख्या, कितनी रचना थी और रचना का नाम। रचना का नाम क्या है, ये 1 2 3 4 5 और 6 लाइनों में, सिर्फ 6 लाइनों में पूरा सिद्ध साहित्य आपके समझ में आ जाएगा। 6 लाइनों में, और 6 भी लाइनें आधे पेज की, ठीक है ना। तो क्या है, ये क्या है कि इसको हम किस प्रकार, सल्लू शड्डो कक्कू नू,
सल्लू शड्डो कक्कू नू। आपको क्या याद रखना है, सल्लू शड्डो कक्कू नू, सल्लू शड्डो कक्कू नू, सल्लू शड्डो कक्कू नू। स से सरपा, लू से लुईपा, श से शबरपा, डो से डोंपिया, कै से कंडपा और कू से कुकुरिपा। ठीक है, इतना तो आपको याद ही होते हैं नाम। तो स से सरपा, लू से लुईपा, श से शबरपा, डो से डोपिया, कै से कंडपा और कू से कुकुरिपा, ये इनका क्रम है। अब इधर जन्म की बात करें तो 769वीं, फिर 773 ईस्वी, फिर 780 ईस्वी, फिर 840 ईस्वी और फिर 843 ईस्वी, ये इनके जन्म काल है। इसी क्रम में 769 ईस्वी, फिर 773 ईस्वी, फिर 780 ईस्वी, फिर 840 ईस्वी, फिर 843 ईस्वी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है, सल्लू शड्डो कक्कूनू। तो सबसे पहले क्या आएगा, 769 ईस्वी सरयपाद, सरयपाद सल्लू शड्डो सरयपाद 769 ईस्वी। फिर आता है लुईपा, लुईपा का क्या आता है 773वीं, 769वीं, 773वीं, 780 ईस्वी, फिर 840 ईस्वी और 843 ईस्वी, ये इनका काल आ जाता है। आसानी से याद कर सकते हो। फिर आते हैं रचनाओं की संख्या, फिर इनकी जाति आती है। तो जाति को आप बाका छ बाबा, बाका छ बाबा, बाका छ बाबा, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, कायस्थ, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है ना, ब्राह्मण, कायस्थ, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण। अंतिम जो है वो क्षत्रिय, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण रहेंगे। ये बाका छ बाबा। अब रचनाओं की संख्या 32। सरपा की जो रचनाओं की संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 32 है। लुईपा और शबरपा के बारे में हमें ध्यान नहीं है। डोंपिया की रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है और कणपा की रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है और कुकुरिपा की संख्या 16 मानी जाती है। इसको लिखकर आप अपने रूम में कहीं भी लगा सकते हैं छोटे ट्रिक को, इससे धीरे धीरे आपको याद रहने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सरपा की। तो सरपा की रचना मानी जाती है दोहाकोश, लुईपा की रचना मानी जाती है लुईपाद गीतिका और शबरपा की रचना मानी जाती है चर्यापद और डोंपिया की रचना मानी जाती है योगचर्या, डोंब गीतिका और अक्षराद्विकोपदेश, अक्षराद्विकोपदेश। तो डोंपिया की कौन सी रचना मानी जाती है, योगचर्या, डोंब गीतिका और अक्षराद्विकोपदेश। डोंब गीतिका, योगचर्या और अक्षराद्विकोपदेश किसकी, डोंपिया की रचना है। अब हम आ जाते हैं कणपा की। कणपा की तो पाहुड़ दोहा और गीतिका, ये दो रचनाएं हैं। कंडपा की कौन सी है, पाहुड़ दोहा और गीतिका। और कुकुरिपा की बात करें तो उसकी रचनाओं के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने 16 रचनाएं मिली थी। उनके नामों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है या हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं है, किसी में लिखा हो तो पता नहीं। मैंने तो सारे पढ़े हैं लगभग, मुझे तो किसी के अंदर नजर नहीं है। किसी सिद्ध साहित्य पीएचडी की होगी तो उसमें हो सकता है, लेकिन सिद्ध साहित्य में पीएचडी भी राहुल शंकरत्या ने की थी, उस पर भी शायद इस पर नहीं लिखा हो इनकी रचनाओं के बारे में, और अपने को इतना ज़्यादा विस्तार से जाना भी नहीं है। फिर चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 20 पर। क्या है प्रश्न संख्या 20, आशुग कवि द्वारा 1200 ईस्वी में रचित चंदनबाला रास कितने छंदों का खंड काव्य है। आशुग कवि द्वारा रचित, किसके द्वारा, आशुग कवि द्वारा। कौन है आशुग कवि, कब, 1200 ईस्वी में। नाम क्या है, चंदनबाला रास। ठीक है ना। अब हमारे पास है कि आशुग कवि द्वारा चंदनबाला रास की रचना कब की गई थी, प्रश्न संख्या 1। इसको इसी तरीके से पढ़े, याद रह जाते हैं, 1200 ईस्वी में। फिर आता है चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है, तो आशुग कवि, प्रश्न संख्या 2। फिर है कि चंदनबाला 1200 ईस्वी में चंदनबाला रास की रचना किसके द्वारा की गई थी, आशुग कवि द्वारा। अब चौथा प्रश्न आ जाता है कि इसे कितने खंडों में लिखा गया था, तो इसे कितने खंडों में लिखा गया था, 35 खंडों में। कितने खंडों में लिखा गया था, उत्तर है ए, 35 खंडों में लिखा गया था। अब आ जाता है कि इसकी नायिका कौन थी, तो नायिका की बात करें प्रश्न संख्या 5, नायिका की बात करें तो ये आ जाती है चंदनबाला जो थी वो इसकी नायिका थी। कौन थी, चंदनबाला जो है वो इसकी नायिका थी। ठीक है। और किस प्रकार का ग्रंथ है, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और आशुग जो है वो क्या कौन से कवि है, जैन कवि है। चंदनबाला रास की रचना आशुग ने 1200 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी, जालोर में की थी। कहाँ की थी, जालोर में इसकी रचना की गई थी। और कथा नायिका जो है वो क्या है, चंदनबाला है, जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की
कठपुतली थी। तो ये था हमारा डॉक्टर नगेंद्र का टेस्ट 3। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर अवश्य कर देना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से लगे रहो, डटे रहो और सफलताएं प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो।